बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो आइनी तरमीम का मसवदा सामने आया है उससे बहस ख़त्म नहीं हो पा रही, लेकिन इस आइनी मसवदे के साथ साथ एक और अहम मामला भी जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया था, लेकिन वो मामला अभी तक ज़्यादातर डिस्कशंस में नहीं आ सका। वो मामला है तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2024 को अपने एक लैंडमार्क फैसले में दी थी, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास भी होगा और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात समेत जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत भी होगी। और आज इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, जो गुज़श्ता इजलास हुआ था पीर को, उस इजलास के अंदर क्या डिस्कशंस हुई थी और आज क्या कुछ मांगा गया है, उस हवाले से आपको बताएंगे। और हो क्या सकता है डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, उसके ऊपर अपडेट देंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ का साथ दिया, हुकूमत का साथ नहीं दिया, ये पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत ने क्या कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से क्या कहा और क्यों मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं हुए। ये जो अंदर गुफ्तगू हो रही है वो क्या है, हुकूमती चीज़ें जो आ रही हैं मीडिया के ऊपर, उससे हट कर जो चीज़ें हैं वो अंदर डिस्कशन बुनियादी तौर पर हो क्या रही हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं पहली बड़ी खबर, जिसे मैं मौजूदा, क्योंकि आइनी तरमीम वाली कहानी तो आपको पता ही है कि दोबारा कोशिश अगर हुई तो हो सकती है, वरना इस मामले को ठप समझें। एक ज़िद अना बनाने की कोशिशें की गई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अब हुकूमत जो है वो इतना बड़ा मैदान सजने के बाद और इतनी सारी चीज़ें आइनी तरमीम होने के बाद, आइनी तरमीम वाला मामला ठोस होने के बाद दोबारा कोई अटैम्प्ट करेगी। अगर अटैम्प्ट करेगी तो एक खौफनाक किस्म का रिएक्शन आएगा। मैं नहीं समझता, मेरे मुताबिक तो ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म है। और जो कम अज़ कम जो इस हालत के अंदर मसवदा है, ये तो कतन 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 भी मंजूर नहीं हो सकता और इवन की पेश भी नहीं होगा। जो खबर बड़ी है, जिसके ऊपर कम डिस्कशन हुई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दोबारा वजाहत दी है और दोबारा इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया है कि आप मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के अंदर ताख़ीरी हरब इस्तेमाल ना करें और जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी गई देने का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करें। बसूरत दीगर इसके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस इसके आप फेस कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन हट धर्मी के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िद के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िद पर क्यों ना है। जो मुजवज़ा आपने आइनी तरमीम देखी, जो ड्राफ्ट उसका देखा, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर एक चीज़ लिखी हुई थी कि आइन के आर्टिकल 217 के होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन के लिए एक तरमीम की जा रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं वो जब तक नए मेंबर नहीं आते, अगर इनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, तब तक ये काम करते रहेंगे। सीधी सी बात है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान लगाने नहीं थे। जब तक इनकी हुकूमत है ये रहेंगे। और जब जनाब कि पार्लिमान में से कोई करारदाद भी अगर मंजूर हो जाती है तो फिर इनको 3 साल तक मजीद भी रखा जा सकता है। मतलब ये कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब को एडजस्ट करने की कोशिशें की जा रही थी, अज़ाइम सामने आए हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी एडजस्ट करने की कोशिश की गई थी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से पर्सन स्पेसिफिक ये तरामीम की जा रही थी, कानून साजी की जा रही थी और फॉर्म 47 के ज़रिए इनकी हुकूमतें बनवाने वाले इन दोनों शख्सियात को किस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिशें की जा रही थी। ये एक सारा आपको माइंड नज़र आता है। और फिर बैकग्राउंड के अंदर जितने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसले किए हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मामला देखे गए हैं, वो अगर आप देखें तो फिर आपको सारी स्टोरी, सारी कहानी, सारा मंजर, सारा पस मंजर समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हुकूमत को सपोर्ट की जाती है। अब इलेक्शन कमीशन हो या फिर दीगर जो इदारे हों, उनकी तरफ से भरपूर मुआवनत, भरपूर सहूलतकारी जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए की जाती रही है और अभी भी की जा रही है। पता नहीं इन लोगों को शर्म कब आएगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया अपना फैसला या इंटरम ऑर्डर, या फिर यूँ कहें कि जो इन चैम्बर जो वजाहत मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक,
उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया इंटरम ऑर्डर के इन चैम्बर ऑर्डर कि आप अमल दरामद करें। अब जब ये ऑर्डर इनको रिसीव होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पीर को एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना साहब शरीक नहीं होते, और उस मीटिंग का अहवाल इतना ही कुछ था कि उस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे, उनके साथ सेक्रेटरी और दो जो सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरीज हैं इलेक्शन कमीशन की वो थे। ब्रीफिंग दी गई, लेकिन उससे पहले जो गैर रस्मी तौर पर, या फिर आप यूं कहें कि जिसे आप कोर्ट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को, या फिर आप विदाउट एट्रीब्यूशन उसे कह सकते हैं, सोर्स रिपोर्ट कह सकते हैं, ज़राए के ज़रिए जो चीज़ें भिजवाई गई, उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई एक्सेप्ट नहीं किया, ताख़ीर हमने नहीं की, तहरीक इंसाफ के एंड के ऊपर ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि एक आइनी इदारे से मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू जो है वो दुरुस्त नहीं है, और इलेक्शन कमीशन किसी की धमकियों में या धमकियाँ ना दी जाएँ। अब बात बड़ी सिंपल और क्लियर है कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन 8 जजेस ने एक जमात को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है, जो कि आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी है। मतलब एक आइनी अदालत को, एक आइनी अहदेदारों को, एक बड़ी कोर्ट को जिसने आइन की तशरीह का इख्तियार फ़िल वक्त पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसे हासिल है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिसकी सारी ज़िंदगी यस बॉसी के अंदर गुजरी है, हमेशा से वो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, मिनिस्टर्स के नीचे सारा मतलब उनके मातहत रहे हैं, 17 से उनका काम, यानी ग्रेड 17 से वो शुरू हुए, या फिर 18, 19, 20, 21, 22 में रिटायर हुए, उसके बाद भी अभी तक वो बॉसी ही फरमा रहे हैं, यस बॉसी कर रहे हैं। वो अब सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप आइन के आर्टिकल 25 के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खैर, इस मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी जाती है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम कर दी गई है। याद होगा आपको जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से, वो एक हैं जेहलम वाले जो फवाद चौधरी साहब वाले हल्के से जीत के आए हैं शायद, तो क्यानी साहब हैं, आई थिंक क्यानी साहब, और उनके साथ थी रहीम यार खान से MNA खातून थी, उसके तलाल चौधरी ने प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर सेनेट में पेश किया था, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद किया गया था कि कोई दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकता। बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को निगेट करने की जो कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जिसमें PTI को ज्वाइनिंग का कहा गया था कि वो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, 1 टाइम ज्वाइनिंग होगी, 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग होगी, नाकाबिल तनसीख होगी, और ये भी कहा गया था कि जिन्होंने रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा नहीं कराई, जो उसे प्रायोरिटी लिस्ट तरजीह फहरिस्त कहती हैं, वो जमा नहीं कराई, तो इलेक्शन कमीशन उनको उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं देगा। कहते हैं अब वो कानून साजी हो गई है, तो ऐसे में कैसे हम अमल दरामद कर सकते हैं। खैर, रिपोर्ट पेश की गई, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर ब्रीफिंग मांगी, और ब्रीफिंग अब आज जो है वो दी जाएगी। लेकिन कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पहले आया है, इसलिए जो ऑर्डर है वो उस वक्त कानून नहीं था, तो वो जो कानून है उसके माजी से उसका इतलाक़ नहीं हो सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का। कौमी असम्बली में भी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी, पंजाब में भी, और सिंध असम्बली में भी तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उसे देने का पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन अमल दरामद की तरफ भी जा सकता है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत मादूम है, कम है, ना होने के बराबर हैं। लेकिन एक नई लड़ाई की तरफ इलेक्शन कमीशन ज़रूर जाने का सोच रहा है, और अभी तक की इतलात के मुताबिक उसी तरफ ही मामला जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा ये एक चीज़ है कि शायद ये बात मुतफ़िका ना हो, शायद इसमें से 1-2 मेंबर्स जो हैं वो थोड़ी सी मुखालफत करें, थोड़ा सा रेजिस्ट करें इलेक्शन कमीशन की इस सारी जो इतने अरसे से ये सारी आप इसे कह सकते हैं कि कमीशन की जो एक लाइन नज़र आ रही है, शायद इससे वो थोड़ा सा अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें, और नज़र भी आ रहा है कुछ। लेट्स सी क्या होता है। आज इसके ऊपर ब्रीफिंग होगी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के उससे पहले बल्कि PTI की और जमीयत उलमा इस्लाम के इंटर पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत भी होगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि तहरीक इंसाफ ने ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल किए हैं,
لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے تحریک انصاف نے دردمندانہ ایک اپیل کی تھی کہ جناب ہمارے دفتر کے اندر چھاپا مارا گیا ہے، ہمارا ریکارڈ غائب کر لیا گیا ہے، ہماری تمام تفصیلات ایف آئی اے نے اٹھا لی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ ایف آئی اے کوئی حکم کرتی یا وزارت داخلہ کوئی حکم کرتی، وہ تمام جو الیکشن کا ریکارڈ ہے وہ تو آپ ان کو فراہم کرتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کیونکہ میچ فکس تھا، خاموشی اور الزام پی ٹی آئی کے اوپر آ گیا کہ وہ باقی کس جماعت کی آپ نے اس طریقے سے سکروٹنی کی ہے جس طریقے سے آپ نے تحریک انصاف کو لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ رولز کی وائلیشنز بھی ہیں تو وہ آئین کہتا ہے کہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، سپریم کورٹ نے آپ کو یہاں رکھ کے چپیڑ ماری ہوئی ہے پھر بھی آپ عمل نہیں کر رہے، تو ایک بے شرمی سی ہے، آپ اسے بے شرمی کہیں، ڈیٹھ پن کہیں، اس کو ضد کہیں، انا کہیں، یا پھر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ آپ اپنی الائنمنٹ کہیں، جو بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ حرکت فرما رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان نے جو حکومت کا آئینی ترمیم والا معاملہ تھا، جو پلان تھا، جس نے پاکستان کے عدالتی نظام کو اٹھا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ڈال دینا تھا، جس نے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو اوور سائٹنگ کے نام کے اوپر حکومت کے کنٹرول میں کر دینا تھا، اور حکومت جو دل چاہتی کرتی، آپ اسے یوں کہہ سکتے تھے کہ ایک سویلین مارشل لا کا دور ہوتا، امرانہ دور ہوتا، خوفناک دور ہوتا، اور مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ، ان کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے، پی ٹی آئی والوں کے ہو سکتے ہیں، کسی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والے کے ہو سکتے ہیں، یا پھر جو بھی پولیٹیکل آپ کا نظریہ ہے آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یقین مانے اس آئینی مسودے کو کی مخالفت کر کے، اس کے خلاف کھڑے ہو کر تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا ہے کہ ایک پولیٹیکل حکومت کے دور میں، مبینہ پولیٹیکل حکومت کے دور میں، پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر خوفناک شب خون مارا جا رہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف نے سٹینڈ لے کر اس کی مخالفت کی ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت کیا کہہ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس حکومت آتی ہے، کہتے ہیں آئین سپورٹ کریں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ میں بلائنڈلی سپورٹ نہیں کر سکتا، مجھے مسودہ دیں۔ پہلے 1-2 میٹنگز میں مسودے نہیں دیے گئے، اس کے بعد جب مولانا نے سیدھی سی بات کی جب تک مسودہ نہیں آئے گا کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، تو پھر مسودہ آ گیا۔ جب مسودہ آیا تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یار یہ کون سے سپورٹ مانگ رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر جب پہلے جو میٹنگز ہو رہی تھیں اس کے اندر مولانا فضل الرحمان سے کہتے تھے ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، مولانا فضل الرحمان سے سوال کرتے تھے کہ آپ پاکستان کو توڑ رہے ہیں یا پاکستان کو جوڑ رہے ہیں، بتائیں ڈائریکشن کیا ہے؟ سی پیک آپ نہیں چلا رہے، خیبر پختونخوا پنجاب بلوچستان کو آپ اون نہیں کر رہے، چائنا کے ساتھ آپ کی پالیسی کیا ہے، افغانستان کے حالات کے ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے کو سینیٹرشپ ہے، وزارت ہے، گورنرشپ ہے، فلاں ہے فلاں۔ میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، پیشکشیں تو کرائی جاتی ہوں گی یا کہی جاتی ہوں گی، بہت ساری بات کی جاتی ہوگی، لیکن جو حالیہ دور میں، جو حالیہ دنوں میں جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت نے رابطہ کیا ہے، پیشکش تک جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مولانا فضل الرحمان پہلے پوچھتے ہیں کہ چھوڑیں اس چیزوں کو، یہ بتائیں کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، آپ کیوں قوم پرست جماعتوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مائنس کر رہے ہیں، آپ کیوں مذہبی قوتوں کو آپ بالکل فارغ کر رہے ہیں، اس کا جواب دیں۔ آپ کا چائنا کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے، سی پیک کے اوپر کیا سٹیٹس ہے، افغانستان کے ساتھ آپ حالات کیوں خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ڈائریکشنز کیا ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کس طرح پاکستان کو ایک معاشی طور کے اوپر مضبوط بنا رہے ہیں یا کمزور کر رہے ہیں۔ مطلب ایک جو نیشنل لیول کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جس کو جیسے خان صاحب بھی سوچ رہے ہیں، وہ بھی آلموسٹ یہی باتیں کر رہے ہیں، مولانا بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، اس کا کسی بھی بندے کے پاس جواب نہیں ہوتا، نہ وزیر اعظم کے پاس جواب تھا، نہ ڈپٹی وزیر اعظم کے پاس، نہ بلاول کے پاس، نہ محسن نقوی کے پاس، نہ صدر کے پاس، نہ کوئی جو اور آنے والے لوگ ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جو کہانیاں سرکاری میڈیا کے ذریعے جیو ٹی وی کے اوپر یا سما ایٹسٹرا کے اوپر جو چلوائی جاتی ہیں کہ مولانا نے یہ مانگ لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مولانا نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں یا میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، آپ کی حکومت میں آ رہا ہوں، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ وہ ڈائریکشنز پوچھ رہے ہیں آپ کی حکومت کی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام اس بات کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہے۔ یہ ہے وہ سارے اندر کی جو ڈسکشن مولانا کے ساتھ ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور یہ بھی بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان موجودہ جو ڈرافٹ ہے اس کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی نے مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہی ڈیسیژن کریں گی۔ جب بھی اگر وقت آیا، اگر کوئی اچھی آئینی ترمیم آئی
क्या कानून साजी हुई तो ये सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब ये कहते हैं कि पार्लिमान में हर आने वाले शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून साजी और आइन साजी करे। उनका ये काम बुनियादी तौर पर यही है कि वो कानून साजी करे, और बतौर पार्लियामेंट के मेंबर उन्होंने कहा कि हम कानून साजी से भागेंगे नहीं, लेकिन अपनी सोच को सामने रख कर जाएंगे। जो चीज़ एक्सेप्ट होगी, जो चीज़ अच्छी लगेगी उसे हम करेंगे, जो चीज़ नहीं होगी उसकी मुखालफत करेंगे। दैट्स गुड जस्ट आपसे कह सकते हैं स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। ये था आज का वीला, लंबा हो गया, मुझे जल्द दीजिए। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो।